नमस्कार। मैं स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का हमारे स्पेशल शो में, जिसका नाम है अश्वत्था ट्री बुक सीरीज, जहां हम बात करते हैं अश्वत्था ट्री बैनर तले बनी हुई उन तमाम किताबों की जो हमें देती हैं अलग अलग तरह की सीख। और आज इस एपिसोड में हम बात करेंगे तुलिका सिंह की लिखी हुई किताब चिंता की माई पर। आइए इस बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं और स्वागत करते हैं तुलिका सिंह का। मैम, स्वागत है आपका हमारे इस एपिसोड में। आपकी किताब का टाइटल जो है वो चिंता की माई है। चिंता क्या है? किसी का नाम है? कोई प्रॉब्लम के बारे में आप बता रहे हैं या कोई इंसिडेंट है? बहुत कंफ्यूजिंग है। मैं ये जानना चाहती हूँ कि आखिर क्या है किताब के टाइटल के पीछे का राज। जी, चिंता की माई जो है ये एक कैरेक्टर का नाम है इस पुस्तक में। और जब हम बहुत छोटे हुआ करते थे और जब गांव जाते थे गर्मियों की छुट्टी में, तो हमारे यहाँ जो काम करने वाली जो हेल्पर थी वो सुबह से शाम हमारे घर पर ही रहती थी और उनको सारे लोग जो है चिंता की माई कहकर ही बुक पुकारते थे। और जब आप ये पुस्तक पढ़ेंगी तो इनिशियली जो लड़की है वो अपनी माता जी से पूछ रही हैं, और जो मैं ही हूँ, मैंने ही अपनी माँ से ये प्रश्न पूछा था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई कोई अपनी बच्चे का नाम चिंता रख सकता है। तो उसी आप देखिएगा कि एक फ्लो है उस कहानी में कि किस तरीके से कि एक जो उनकी पहली जन्मी जो थी वो लड़की हुई, बेटी हुई। और हो सकता है उस सब, क्योंकि किसी को ये पता नहीं कि क्यों उन्होंने अपनी पुत्री का नाम ये चिंता रखा होगा, लेकिन कहा जाता है कि बड़ी जल्दी ही उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। और सारे लोग उनकी माँ को चिंता की माँ के नाम से ही जानते हैं। अच्छा। तो उनका असली नाम क्या है वो किसी को भी नहीं पता। तो आपने बताया कि ये एक तरह से आपकी लाइफ का जो रियल लाइफ एक्सपीरियंस रहा है, ये कोई नॉन फिक्शन कैरेक्टर नहीं है, ये बहुत ही आम जिंदगी में जिसको आपने देखा है, जिनके साथ आप रहे हैं, उनके ऊपर किताब है। तो मैं इस पूरे कैरेक्टर के बारे में थोड़ा समझना चाहूंगी कि चिंता की माई, आपने एक घर में काम करने वाली महिला के बारे में लिखा। आपको क्यों लगा कि उसके बारे में लिखना चाहिए? जी, अब देखिए, जैसे मैं बहुत छोटी थी, जब मैं 8-10 साल की थी, और अब मेरी अपनी गृहस्थी है, मेरे अपने बच्चे हैं, मैं खुद ही भोजन जब पकाती हूँ, बनाती हूँ, घर का ख्याल रखती हूँ, तो अक्सर मुझे चिंता की माई का ध्यान आता है कि वो किस तरीके से पर्दे के पीछे वो जो गृहस्थी का जो भी काम होता है वो किस तरह से इतने परफेक्शन के साथ करती थी, इतने अच्छे से करती थी कि जब मैं करती हूँ उसी चीज को तो मुझे लगता है कि मैं ये काम कर रही हूँ, और वो बिना कहे, किसी को बिना जताए वो सारी चीजें करती थी। तो बार बार उनकी याद आती है। और जब मैंने किताबें लिखनी शुरू कर दी तो तब मुझे ये लगा कि एक बच्चे के मन पर कितने ही लोग हैं जो उनके जीवन में आते हैं। कोई अगर बस ड्राइवर है, अगर मेरे एक बस ड्राइवर भी हुआ करते थे, खान अंकल, तो वो हम बच्चों को बहुत डांटा करते थे जब भी। और वो ऑल गर्ल्स स्कूल हुआ करता था, तो सारी लड़कियां रहती थी, तो उनका ये भी स्ट्रेस रहता था कि भाई लड़कियों की बस है, उसको लेके 10 किलोमीटर दूर स्कूल से हमारी कॉलोनी तक जाना है। तो वो पूरी तरह से अपने काम को बड़ी रिस्पॉन्सिबली लिया करते थे। तो खान अंकल, तो मेरी तो आगे की भी एक कहानी कि मैं खान अंकल के ऊपर भी कहानी लिखूंगी कि किस तरह से बाहर वो इतने गुस्सा और नाराज हुआ करते थे, जबकि अंदर वो इतने मतलब सॉफ्ट थे और इतने अच्छे थे, इतने पवित्र थे। तो उसी तरह से चिंता की माई जो एक कैरेक्टर है वो मेरे मन पर, मेरे चित्त पर उसने इतना असर डाला है। और हम सबके साथ ऐसा होता है, बट हम इतना उसको अगर अपने जीवन में चीजों को ऑब्जर्व करें कि जो हमारे आसपास लोग हैं, तो एक पूरी की पूरी हम देखेंगे कि हमारे अपने व्यक्तित्व पर उनका कितना असर पड़ता है। तो चिंता की माई का असर मेरे कैरेक्टर पर बहुत हुआ। चिंता की माई आपके घर में एक तो उनके नाम नहीं जानते हैं आप, जो कि बहुत ही आम बात है। हमारे घर में काम करने वाले जितने भी लोग आते हैं, हम उन्हें एक नया नाम दे देते हैं या जो एक प्रचलित नाम है उसी नाम से बुलाते हैं। तो ये एक बहुत ही सोचने वाली बात है कि आखिर क्यों हम ऐसे कैरेक्टर्स को एक नया नाम दे देते हैं या उनके नाम को हम जरूरी नहीं समझते। देखिए कितनी अजीब सी बात है कि कोई अपनी बेटी के नाम पर पूरा जीवन जी जाता है। पहले तो बच्चों के नाम से भाई चिंटुआ की माँ, मतलब फलाने की मम्मी, लेकिन उस मम्मी का क्या नाम है किसी को भी नहीं पता।
तो और ऐसी नारियों ने मतलब परिवार को संभाला, खानदान को संभाला, इतने अच्छे अच्छे बच्चों को की परवरिश की, पढ़ लिख के कोई डॉक्टर बना, कोई इंजीनियर बना। लेकिन वो एक गुमनामी के अंधेरे में किसी को पता ही नहीं कि इनका क्या योगदान था इस बच्चे के जीवन में। और ना ही उन्होंने कभी अपने आप को, ना ही कभी उन्होंने अपने आप को बहुत, क्या जिसको कहते हैं कि बहुत अपने आप को किसी के ऊपर आधिरोपित किया कि भाई मेरे को भी जानो, मेरा भी समाज में कोई, मेरी भी कोई स्थान है, मेरी भी कोई जगह है। उन्होंने बैकग्राउंड में ही अपनी सर्विसेज दी, अपने लिए काम किया, परिवार को संभाला, लोगों को संभाला। उनमें चिंता की माई जैसा जो योगदान है। और अभी हमारे यहाँ तो अगर आप पुराने जमाने में देखिएगा कि जब अगर कोई लड़की भी जब ब्याह के आती थी तो जो उसका अपना नाम था उसको चेंज करके वो ससुराल वाले उनको एक अलग सा नाम दे देते थे। मेरी मम्मी के साथ खुद ही हुआ, उनकी पहले का नाम उनका किरण हुआ करता था, जब इस घर में आई तो उनका नाम गायत्री पड़ गया। तो एक नई पहचान। लेकिन हम यहाँ पे जब चिंता की माई की पुस्तक के बारे में बात करें तो हम एक ऐसी इंसान के बारे में बात करें जिनका कोई नाम ही नहीं था। उनके अपने घर वाले भी उनको चिंता की माई के नाम से ही जानते थे। गुमनामी में कहीं ना कहीं जो ये महिलाएं हैं या हमारे घर का जो एक, हम कह सकते हैं कि एक बहुत ही मजबूत स्तंभ होते हैं ये लोग, क्यों ये लोग गुमनामी के मार्ग पर चलते जा रहे हैं? क्यों हम इन्हें कंसीडर नहीं कर रहे? आपने कंसीडर किया, आपने एक किताब लिखी, लेकिन हम अगर बहुत ही अपनी सोसाइटी में देखें तो लोग इनके इम्पोर्टेंस को कंसीडर ही नहीं करते हैं। इसके पीछे के क्या रीजन है? क्या हम लोग बहुत आगे निकल गए हैं या ये लोग बहुत पीछे रह गए हैं? क्या आप देखती हैं? जी देखिए, आजकल का जो दौर चला है, सब अपने आप को आगे करना चाहते हैं। हर इंसान बताना चाहता है कि भाई मुझे भी देखो, मैं भी कुछ हूँ। तो ये एक अलग सी हवा चली है। अगर पुराने समय की बात करें, जब जो हमारे दादा परदादा, नाना नानी के समय की बात, तो ऐसे सिर्फ महिलाएं नहीं, कितने पुरुष प्रधान ऐसे परिवार हैं जहाँ पे दादाजी जो हैं वहाँ 40-50 लोगों का परिवार था और एक ही जो थे वो मुखिया थे घर के, और सारे लोग उन्हीं की बात माना करते थे। तो जो ये जो एक हवा चली है कि सब हमें जाने, हमें देखें, एक अभावग्रसित जो जीवन हमारा आ गया है, वो एक गलत प्रचलन है एक तरीके से। क्योंकि अगर हर मनुष्य अपने आप को यही सोचते रहे कि मैं पूर्ण तभी हूँ जब आप मेरे बारे में बात करें, जब आप मुझे देखें या जब आप मेरी तारीफ करें। मनुष्य जो है वो अपने आप में पूर्ण है। पूर्णता, जो पूर्ण होता है उसे ऐसी चीजों की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो मुझे तो ऐसा भी लगता है कि ये महिलाओं को कभी ऐसा लगता ही नहीं होगा कि हमें और भी कुछ चाहिए जो हमें कंप्लीट करे। वो खेतों में काम करती थी, वो चूल्हे जलाने के लिए लकड़ियां उठाकर लेकर मेरे अपने घर में मिट्टी का चूल्हा जला करता था। तो वो जो लकड़ियां, हरेठा बोलते हैं उसको, तो जो हरेठा था वो खुद ही उसको इकट्ठा करके लाती थी। चूल्हे को जलाना, वो गोबर के कंडे बनाना, वो सारी चीजें, वो इतनी बिजी रहती थी पूरे समय कि उन्हें समय ही नहीं था कि आओ जानो, मुझे देखो, मुझे मेरी तारीफ करो, मेरे बारे में बात करो। वो अपने आप में इतने पूर्ण थे। तो आई थिंक मेरी ये सोच है कि ये जो एक नई बात एक जो चली है कि सब मतलब हमें देखें, हमें हमारे बारे में बात करें, हम भी कुछ हैं, इम्पोर्टेंस की बात आती है। वो ये भी आती है कि कहीं ना कहीं आज जो मानव है अपने समाज में, जो एक मनुष्य है, वो अपने आप को एक अपूर्ण महसूस कर रहा है। वो किसी ना किसी तरीके से वो चाह रहा है कि कोई आप मुझे कुछ अच्छा बोल दो या मुझे कोकोई नाम दे दो, कोई टैग दे दो जिससे मुझे लगे कि मैं कंप्लीट हूँ, मैं खुश हूँ। ऐसा मुझे लगता है। ये जो किताब आपने लिखी, क्योंकि आप अभी किताबों का सिलसिला आपने शुरू किया, तो जो इम्पोर्टेंस चिंता की माई की अब आप समझ रहे हैं, क्या ऐसा हुआ कि बचपन में लगा हो कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं हमारी लाइफ में? नहीं, बिल्कुल नहीं। बचपन में मैं इतना इरिटेट होती थी चिंता की माई से, क्योंकि जब वो नाश्ता, क्योंकि मैंने एक नाश्ते के बारे में भी लिखा, आज भी हमारे घर में वो बच्चे बोलते मम्मी चिंता की माई वाला नाश्ता। तो वो पराठे बनाती थी, नमकीन पराठे, शुद्ध घी के, और लहसुन मिर्च की चटनी, और बिल्कुल शुद्ध दूध, जो अभी दुहा हुआ दूध है
उसमें सिर्फ दूध में बनी चाय, ये उनका नाश्ता था और वो इतना टेस्टी हुआ करता था। लेकिन हम क्योंकि पूरी गर्मी की छुट्टियों में गांव जाया करते थे तो वो हर दिन हमें यही नाश्ता दिया करती थी, तो वो इतना इरिटेटिंग हो जाता था। हम उनको कहते थे भैया चिंता की माई कुछ और भी बना दिया करो, कुछ सब्जी बना दिया करो, कुछ भी बना दिया करो, बट वो कहती थी हाँ हाँ हाँ, और लेकिन सुबह नेक्स्ट डे वही वो हमें दे देती थी। और आप देखिएगा बड़े हास्यप्रद चीजें उनके साथ होती थी, क्योंकि वो बहरी थी एक कान से, नहीं आई थिंक दोनों कानों से बहरी थी वो। तो हम उनको बहुत चिढ़ाया करते थे, उनके कान पे जाके मतलब खूब जोर से उनका नाम बुलाते थे, और या उनको ऐसे से एक्शन करके बोलते थे, और वो मतलब समझने की कोशिश करते थे। एक्चुअली हम उनको बहुत तंग किया करते थे। तो अभी जिस चीज को मैंने किताब में एक इंस्पिरेशन की तरह लिया, नहीं बचपन में वो बिल्कुल नहीं था। बहुत नटखटपन होता था, बहुत बदमाशियां हम करते थे, और वो हमारी सारी बदमाशियों को बड़े आराम से लेती थी, डांटती भी थी हमें जब हम बहुत बदमाशी करते थे। कभी कभी हम गांव से बहुत दूर चले जाया करते थे, भागते खेलते ना, तो छोटे थे, और ये बिल्कुल पूरे गांव को उन्होंने देखा हुआ था। तो वो जब दूर से कहीं लकड़ी लेके आ रही होती थी तो देखती थी कि अरे अपने घर के बच्चे लड़कियां इतनी दूर आ गई, तो वही लकड़ी से हमें दौड़ाते हुए वापस लेके आती थी घर तक ना। तो मतलब एक बड़ी स्ट्रिक्ट सी थी, लेकिन एक सीनियर घर में स्ट्रिक्ट है, लेकिन वो उसके पीछे उनका लाड था, प्यार था, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, और उसको उन्होंने बहुत ही बखूबी निभाया। तो ये आपने बहुत ही सही चीज बोली। हम लोग कभी कभी अपने बचपन से जुड़े हुए किस्सों की क्या इंपॉर्टेंस है वो हमारे बड़े होने पर जानते हैं। जैसे स्कूल में जाना कितना इंपॉर्टेंट होता है, स्कूल के दोस्त कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, या हम बचपन में कोई खेल खेला करते थे वो कितने इंपॉर्टेंट होते हैं, ये हम बहुत देरी में समझ पाते हैं। आपकी किताबें हमेशा से बच्चों को बहुत ही एक ज्ञान देने वाली, प्रेरणा देने वाली है। तो चिंता की माई जो किताब है वो किस तरह से बच्चों को प्रेरणा दे सकती है? बहुत याद आती है मुझे चिंता की माई की। अगर जैसे जिसको बोलते हैं नॉस्टैल्जिक बचपन जो है, जब हम न्यूक्लियर परिवार में रहते हैं, कोई आपका ख्याल रखने वाला नहीं, क्योंकि सब अपने आप में बिजी है। तो वो बचपन का जो स्नेह था उनका, कि मतलब किस तरह से वो समय से नाश्ता देना और हमारे लिए स्पेशल चीज़ें बनाना, वो जो आम अगर कच्चे बने रहते थे तो हमें लेकर जाती थी कि वो नीचे खड़ी रहती थी और हम तोड़ते थे उसको, और वो आके हमारे लिए चटनी बनाती थी, और बहुत सारी ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो अभी के लिए सारी चीज़ें बड़ी इजीली अवेलेबल। आप ब्लिंकिट करो, सब्जियां आ जाती हैं, फल आ जाते हैं। वो जो अपना था कि भाई आप बगीचे में जाके चीज़ों को तोड़ रहे हैं और उसको धो रहे हैं, ट्यूबवेल था, और ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी कहानियां हैं। तो मैं बहुत मिस करती हूँ चिंता की माई को। ये तो बहुत रियलिटी है, और इस तरह का जो योगदान होता है किसी मनुष्य का किसी बच्चे के जीवन में, वो बहुत ही इम्पैक्टफुल होता है, वो लॉन्ग टर्म। और फिर अभी भी जब भी हम कोई किसी भी तरह का पर्टिकुलर किसी तरह की रोटी, आजकल बाजरे की रोटी है और गेहूं की रोटी है या किसी और रागी की रोटी जब है, तो वो तरह तरह की चीजें बनाया करती थी वो, और मैं उनको बैठ के देखा करती थी कि वो कैसे, मतलब इतनी एक्सपेरिमेंटल थी वो, कि वो सारी चीजें एज लाइक जब हम अपने किचन में काम करते हैं, और वो बड़े एफर्टलेसली करती थी। हमें हर चीज बड़ी लगता है कि आज हम करेंगे, बड़े एफर्ट से, बड़ी तैयारी से हमें करना पड़ता है। तो बहुत सारी छोटी छोटी नुआंसेस हैं, क्वालिटी हैं उनके अंदर, कुछ ऐसी चीजें जिसको हम इम्बाइब कर सकते हैं अपने जीवन में, कि कैसे हम मेहनत भी कर रहे हैं तो एक कर्मयोगी की तरह कर रहे हैं। वो एक पूर्ण तरह की कर्मयोगी थी। कभी वो कंप्लेन नहीं करती थी, कभी उन्होंने ये नहीं बोला कि इतना काम मुझे करना पड़ता है, और वो हर समय काम करती थी। मैंने कहानी में, किताब में ये भी लिखा है कि जब सब भोजन कर लेते थे तो पहले शाम होती थी, वो ढेबरी जलाती थी, वो उसमें मिट्टी का तेल डाल के पूरे घर में लगाना उनका ढेबरी। वो फिर भोजन भी उन्होंने तैयार किया हुआ था, सबको गर्मा गर्म खाना मिलता था। जब सब खाना वाना खा लेते थे तो अभी बस सबको नींद आ रही है, लेकिन जब आप गांव में है तो छत पे सोते थे, वो छत पे जाके सबकी बिस्तर लगाती थी, ओढ़ने का तकिया, ये वो, लोटे में पानी, ये सारी चीजें उनका प्रिपरेशन था। और आपको लगेगा कि यहाँ पे उनका काम खत्म हो जाता है, लेकिन वहां भी वो काम खत्म नहीं करती थी। हम अगर मतलब आके लेटते थे तो गरम तेल ला के सबके पैरों में लगाना, किसी के सर में तेल लगाना, मतलब जब तक हम सो ना जाएं तब तक वो क्रियाशील रहती थी, काम करती रहती थी, और लोग उनको भगाते रहते थे एक तरह से। हम लोग हल्ला करते थे क्योंकि ना वो थोड़ी काली सी थी
और हम बच्चों को बड़ा डर भी लगता था उनको देख देख के, नॉट इन द बैड सेंस, क्योंकि उनके बाल थोड़े अजीबोगरीब से उन्होंने कटवा लिए थे, जो बहुत छोटे से ऐसे खड़े रहते थे, और थोड़ी सी, और उनके दांत थोड़े बड़े बड़े थे। तो वो अंधेरे में हम कहते थे, अरे चिंता की भाई तुम डरा रही हो, तुम जाओ नीचे जाओ सो। और वो ना कंटिन्यूअसली कुछ ना कुछ करना चाहती थी, प्यार उनका स्नेह दिखाने का तरीका था। तो मम्मी भी के पैरों में लगा रही है तो मम्मी कहती चिंता की भाई जाके आप सो जाओ, मतलब सबको नींद आ रही, आप भी सो जाओ। लेकिन सबको सुला के वो जाती थी, और सुबह जब हम उठते थे तो गर्मा गर्म चाय की खुशबू से नींद खुलती थी। तो वो कब सोती थी, कब उठती थी, कब खाती थी, ये किसी को भी नहीं पता, और बिना कंप्लेन के वो सारी चीज फ्लॉलेसली करती थी, जो आज के युग में मुझे तो नहीं लगता। मैं तो खुद ही कुछ काम करती हूँ तो मतलब मुझे लगता हाय कितना थक गई, कितनी मेहनत करनी पड़ी, कल थोड़ा आराम करना पड़ेगा टाइप्स, इतना सारा। लेकिन वो कंटिन्यूअसली करती रहती थी बिना किसी को बोले कि तुमको ये करना है। तो ये सारी चीजें सीखने वाली चीजें हैं जो हमें अपने जीवन में हम सीख सकते हैं कि बिना कंप्लेन, बिना रिवॉर्ड, बिना किसी इसके, आप अगर कोई अगर लगा हुआ है और प्रेम से लगा हुआ है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये आपने बताया कि चिंता की माई सुबह से लेकर शाम तक दूसरों के लिए लगे हुए हैं, मतलब वो किसी और के घर पे काम कर रही है। एक होता है कि हम अपनी फैमिली के लिए काम कर रहे हैं, और एक होता है कि दूसरे की फैमिली को अपनी फैमिली बना के काम करना। तो चिंता की माई अपने लिए कब समय निकालती थी? वही तो मैंने कभी नहीं देखा वो उनको अपने लिए, कभी मैंने उनको भोजन करते हुए नहीं देखा। ऑनेस्टली इतना समय हमने उनके साथ बिताया है, मैंने कभी नहीं देखा कि वो बैठ के, हाँ उनको मैंने बीड़ी पीते हुए देखा है। तो वो अगर समय निकाल के, वो जब उनको टाइम मिलता था वो पेड़ के नीचे बैठ के बीड़ी जरूर पीती थी, और वो बीड़ी अपने कान के छेद में रखती थी। तो कान का जो उनका छेद था, इतने बड़े बड़े छेद थे उसमें, दोनों छेदों में उसमें इयररिंग्स नहीं होती थी, बीड़ी होती थी। तो वो बीड़ी अपना निकालती थी, अब बकायदे लगा के, वो मतलब वो ही उनके फुर्सत का मैंने एक चीज देखी है। भोजन करते तो हार्डली मैंने देखा है। तो एक और लास्ट क्वेश्चन मैं जो आपसे पूछना चाहूंगी वो ये कि आखिर जो ये लोग अपनी जिंदगी को गुमनामी में भेजने के लिए तैयार हैं, जो हमारे लिए इतना सब कुछ कर रहे हैं, ना सिर्फ हमारे घर में आने वाली कोई बाई, इवन जितने भी लोग हैं, जैसे हम देखते हैं कि सड़कों पे हमें इतना सब कुछ मैनेज दिखता है, हमारे ट्रैफिक पुलिस वाले जो हैं, या हमारे टीचर्स जो हैं, जो अनकंडीशनली हम लोगों को अपना स्नेह भी दे रहे हैं, साथ में ज्ञान भी दे रहे हैं, इन लोगों को कैसे अपना शुक्रिया अदा करना चाहिए, या किस तरीके से हम इन्हें जिंदा रख सकते हैं? डेफिनेटली अवेयरनेस जो है वो सबसे पहले, कि आप जागरूक तो होइए, पहले जगिए। तो हम तो सोते सोते पूरी जिंदगी निकाल देते हैं। कितने लोग हैं जो हमें यहाँ तक लाने के लिए उन्होंने अपना समय, अपना प्यार, अपना स्नेह दिया है, लेकिन हम भूल जाते हैं। हम कहते हैं वी आर अ सेल्फ मेड पर्सन, हमने खुद से बड़ी मेहनत की तो हम इंजीनियर बने, हम डॉक्टर बने। हम ये सारी चीजें भूल जाते हैं, अपनी माता को, पिता को, अपने घर में हेल्पर को, भाई बहन, पड़ोसी, ड्राइवर, जिसको भी कहते हैं, सारे लोगों को हम भूल जाते हैं। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक जगते हुए जीवन को जिए, मतलब अवेयर रहें कि कौन हमारे जीवन में किस तरह का योगदान दे रहा है। एंड व्हेन वी बिकम अलर्ट टू सच थिंग्स, तब हमें क्लैरिटी से बहुत सारे ऐसे लोग दिखेंगे हमारे आसपास जो हमारे जीवन को अच्छा बनाए रखने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो ये बहुत ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट आपने उठाया कि हम सोते हुए जीवन ना जिए, और ऐसा ना हो कि हर चीज मुझे बस चाहिए, मतलब रोड साफ होनी चाहिए भाई, हमारा जो हमारी घर की सीढ़ियाँ वो साफ होनी चाहिए, पेड़ में पानी पड़ा रहना चाहिए, हमारी सब्जी में राइट नमक होना चाहिए। भाई आपने कितनी मेहनत की। हम चाय के प्याले तक बड़ा एंजॉय करते, लेकिन कभी आपने सोचा कि वो प्याला आप तक आने के लिए उसने कितनी जर्नी की है? किसने चाय उगाया होगा, किसने दूध दुहा होगा, कैसी मिट्टी हुई होगी, कहाँ से चीनी, वो कैसा वो गन्ना बना होगा, कैसे डिब्बे में डाले होंगे, कौन से ट्रक से आया होगा, कैसा ड्राइवर होगा, कैसे वो मॉल के वहां तक आया। वो चाय की एक कप जिसको हम कह रहे कि अरे वाह तुलिका क्या चाय बनाई है, तुलिका ने क्या बनाई भाई? तुलिका ने इकट्ठा किया और उसको उबाल दिया। बनाने के लिए तो वो प्रोसेस सोचिए वो कहाँ से शुरू हुआ। तो हर चीज जो है उसके पीछे एक बड़ी लंबी जो है वो ट्रेन है, जो लोगों का योगदान है, समय का, तरह तरह की चीज़ों का योगदान है। तो हर चीज़ हमें बहुत ही थैंकफुल होना चाहिए जब हमारे हाथ में आती है कोई चीज़, क्योंकि उसके पीछे कितने लोगों का हाथ गया है, कितना स्नेह गया है, कितना प्रेम गया है। अगर हम इस तरह से दुनिया को देखने लगे, जीवन को देखने लगे, तो वसुदेव कुटुंबकम अपने आप ही बन जाता है। तो चिंता की माई आपके लाइफ में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी ये तो आपको समझ में आ गया था, और उसके लिए आपने उनके लिए थैंक यू के लिए
एक किताब भी लिख दी। तो क्या आपने चिंता की माई को वो किताब दिखाई, बताया उन्हें कि आपने उनके बारे में लिखा है? या सैडफुल, बहुत सैडली मैं किताब तो पब्लिश हो गई थी और मैं चाहती थी कि उनको दूं और उनके साथ फोटो लूं और उनको बताऊं कि मैंने कैसी कैसी चीज़ें किताब में लिखी है। और आपका जीवन एक कर्मयोगी का जीवन था, एक तपस्वी का जीवन था, और आपका जीवन इतना सुंदर और पवित्र था कि हम बच्चों पर उसने कितना अमिट छाप छोड़ दिया। बट आई थिंक जब किताब के छपने के कुछ समय बाद ही चिंता की माई का देहांत हो गया, और मैं तो वहाँ थी नहीं, मेरे परिवार वाले थे, और कहा जा रहा है, मम्मी ने बताया था कि किस तरह से वो जब अपने मृत्यु शैया पे भी थी तो वो पूरे परिवार को सिर्फ आशीष ही दे रही थी, और बार बार वो कह रही थी कि सब लोग बहुत खुश रहो, सब मतलब जीवन अच्छे से चले, बच्चों को सबको लंबी आयु की, हेल्थ की, सब चीज़ों का आशीर्वाद ही देते देते वो इस दुनिया से गई। तो बहुत ही सुंदर जीवन था, और क्यों ना लिखा जाए ऐसे लोगों का, क्योंकि ये असल हीरो हैं हमारे जो हमारे हृदय पटल पे इतना बड़ा अमिट छाप छोड़ जाते हैं। और अगर उनके योगदान से मेरे अंदर जो है इस तरह के जो वर्कर्स हैं, इस तरह के लोग हैं जो हमारे इन एंड अराउंड है, मैं जागरूक हो पाई, मैं अवेयर हो पाई कि देखिए कि उनका कितना बड़ा योगदान होता है। तो अगर हम सब बच्चे या हम सब बड़े भी अगर आसपास में जो हमारे काम कर रहे हैं, हमारे जो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रख रहे हैं, ख्याल रख रहे हैं, अगर हम उनका ख्याल रखेंगे तो हम एक दूसरे का जीवन कितना सुंदर बना सकते हैं। मुझे लगता है कि चिंता की माई कहीं नहीं गई, वो अभी भी हमारे साथ है। आपने उन्हें किताब के जरिए हमेशा के लिए अमर बना दिया है, और उनकी जो भी सीख थी या उनके जीवन से हम जो भी सीख सकते थे वो सब हमें मिल रहा है। आपने इतना सुंदर मैसेज ना सिर्फ हमें बल्कि हमारे दर्शकों के लिए दिया, इसके लिए मैम थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो देखा दर्शकों, ये सही समय है एक बार रुककर ये सोचने के लिए कि जो भी आपकी जिंदगी में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, उन्हें आज जाकर आप प्लीज थैंक यू जरूर बोलिएगा, क्योंकि हम सिर्फ हम नहीं होते हैं, हमसे पूरा एक समाज होता है। हम अकेले नहीं चल सकते, हमारा समाज, हमारे वो लोग जो हमारे लिए अच्छा सोचते हैं, इवन जो लोग हमें सीख देते हैं, वो सभी हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट है। चिंता की माई से आज हमने ये बात तो सीख ली कि हमें थैंक यू बोलने के लिए या ग्रैटिट्यूड शो करने के लिए कभी देरी नहीं करनी चाहिए। अश्वत्था ट्री के इस सीरीज में हम और भी किताबें भी बात करेंगे, लेकिन अभी के लिए फिलहाल इतना ही। देखते रहिए क्लिक इंडिया। नमस्कार।